नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। अमूमन ये कहा जाता है कि अवाम ये सोचती है कि कोई भी हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत जाए, हमारे जो दिन रात है वो ऐसे ही रहेंगे, हमारा जो रोज़ाना खाना कमाना जो है वो वैसा ही चलता रहेगा। लिहाजा अवाम इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है कि क्या सेकुलर हुकूमत आई है या फिर फ़िरका परस्त हुकूमत आई है या फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई है, कौन सी गवर्नमेंट आई है, इस जानिब तवज्जो नहीं देती। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। अमूमन पुराने जो बीजेपी कायदीन हैं उनकी हुकूमतों में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 2014 के बाद से जो भी बीजेपी हुकूमतें आई हैं उनमें ये देखने को मिला है कि मुसलमानों के इदारों को, मुसलमानों को तबाह करने के लिए कई एक मंसूबे खामोशी के साथ बनाए गए और ख़ामोशी के साथ उसको नाफिज भी किया गया। कर्नाटका में जब येडियुरप्पा की गवर्नमेंट कायम हुई 2008 में, उस वक्त बीजेपी हुकूमत के रंग कुछ और थे, लेकिन यही येडियुरप्पा की हुकूमत जब बाद में कायम हुई यानी 2018 के बाद, तो उस वक्त उस हुकूमत के रंग में थोड़ा सा फ़र्क आया था। लेकिन जब से बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया है, वज़ीर आला बनाया गया है, उस वक्त से तो रंग और ढंग कुछ और ही बदल गए हैं। और उमूमन ये साफ़ महसूस किया जा रहा है कि मुसलमानों के जो फलाह व बहबूदी के लिए जो साबिक़ा हुकूमतों ने इदारे बनाए थे उन तमाम को एक-एक करके तबाह करने की कोशिश की जा रही है। उर्दू एकेडमी को बरसों से सर्द खाने में डाल दिया गया है। येडियुरप्पा गवर्नमेंट के वक्त से लेकर बसवराज बोम्मई की गवर्नमेंट तक अभी तक उर्दू एकेडमी की तश्कील जदीद अमल में ही नहीं लाई गई। इसके अलावा केएमडीसी और माइनॉरिटी कमीशन के डायरेक्टर्स को भी नॉमिनेट नहीं किया गया। ये सारी बातें ज़ेली बातें तस्वर की जाएंगी, लेकिन अहम बात जो है वो ये है कि केएमडीसी को भी ख़त्म करने की धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में कई एक जानकारियाँ रायचूर के यूथ आइकॉन कहलाने वाले हमारे साथी सिराज अहमद जाफरी के पास हैं। इस सिलसिले में हमने उन्हें आज स्टूडियो में मदऊ किया है। केएमडीसी अब जवाल की तरफ चल पड़ा है, इस सिलसिले में वो वजाहत करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्नाटका माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक ऐसा इदारा है, कौम का एक असासा है। 1986 में जब ये इदारा बना, वहाँ से लेकर अब तक जो है कई एक इसके अंदर स्कीम्स आए जिसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए फलाह बहबूदी के लिए लोन दिया जाता था, गरीब तबक़ात को बिज़नेस के लिए लोन दिया जाता था, वुमेंस ग्रुप को जो है लोन्स दिया जाता था। उसी तरीके से माइनॉरिटीज़ सारे, न कि सिर्फ मुसलमान, इसके अंदर क्रिश्चियंस हों फिर और दीगर माइनॉरिटीज़ हों, सबकी फलाह और बहबूदी के लिए काम किया जाता था। लेकिन और करने की बात यह है कि आज द फाइल नाम की एक न्यूज़ एजेंसी से ये खुलासा हुआ है कि आरबीआई से मुसलसिल जो है केएमडीसी को लेटर्स लिखे जा रहे हैं कि उनका एनबीएफसी कैंसिल किया जाएगा। अब ये एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसको कैंसिल करने की कगार पे जो है आरबीआई आ चुका है और केएमडीसी जो है कैंसिल होने की कगार पे पहुंच चुका है। इसकी असल वजह क्या है? इसका रूट कॉज ये है कि इसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। उनका जो एनुअल इनकम है, एसेट्स हैं और उनका जो लोन डिस्बर्समेंट है, उसको जो लोन रिकवरी है, ये चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जा रहा। इस वजह से जो है आरबीआई मुसलसिल इनको वार्न कर रहा है कि ये चीज़ों को करेक्ट करें, नहीं तो वो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। अब बड़े चौंकाने वाली बात यह है कि अक्टूबर 2021 और 2 मार्च 2021, इसके अलावा भी जो है 2-3 बार आरबीआई के एनबीएफसी के एक रीजनल डायरेक्टर की तरफ से मुसलसिल ये लेटर लिखा जा रहा है। ये लेटर जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका को जाता है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका जो है सेक्रेटरी ऑफ माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजते हैं। तो वो लेकर जो है उसको अब तक रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है? क्या ये नेग्लिजेंसी है या एक कॉन्स्पिरेसी है डिपार्टमेंट को बंद करने की? अगर ये बंद होता है तो लाखों के स्टूडेंट्स जो लोन के ऊपर डिपेंड है, जो एजुकेशन फराहम कर रहे हैं, उनका तो फ्यूचर स्टेक पे है। कई एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज आईएएस हैं, केएएस हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बना चुके हैं केएमडीसी से लोन लेकर। कई एक लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर चुके हैं। लेकिन आज के जो हालात हैं, कोविड के बाद के जो हालात हैं, बहुत संजीदे हालात हैं। ऐसे हालात में पिछले सालों से कोविड में जो है लॉस बताकर केएमडीसी से लोन नहीं दिया जा रहा। कई एक स्टूडेंट जो है लोन ना मिलने के कारण अपने एजुकेशन को जो है ड्रॉप आउट कर रहे हैं। फेलोशिप के लोन्स नहीं आ रहे, जैसा कि आपने पिछली बार अपने न्यूज़ में बताया था कि फेलोशिप के स्टाइपेंड्स नहीं आ रहे हैं उन लोगों को। इतनी सारी परेशानियां होते हुए भी जो है अगर सरकार इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, इसको रिव्यू नहीं कर रही है, तो क्या आखिर मंशा क्या है सरकार का? जबकि ये खाता जो है सीएम बोम्मई के हाथ में है।
एक तरफ ये सरकार कहती है कि ये सबकी फलाह और बहबूदी के लिए काम कर रही है, जो सबसे अहम इदारा है, जो कई सालों से मुसलमानों के लिए और दीगर अक़लियतों के लिए जो है एक राह रास्त टॉर्च बेयरर का काम कर रहा है, ऐसे इदारे को अगर ये बंद कर देंगे तो जाएंगे कहाँ? आपने बिल्कुल सही कहा। जिस वक्त हम नौजवान थे या फिर तालिब इल्म थे, उस ज़माने में केएमडीसी के ज़रिए कई स्कीमात आते थे। कई लोन्स के अलावा भी नौजवानों को तरबियत, जैसे कि ड्राइविंग की तरबियत, कंप्यूटर लर्निंग की तरबियत, कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ की तरबियत, साथ ही साथ दूसरे स्किल्स जैसे रेफ्रिजरेटर की रिपेयरी, मोबाइल रिपेयरी और इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंसेस की रिपेयरी वगैरह के भी कई कोर्सेस आते थे। हमारे रायचूर में भी जो हमारे साथी हैं, कई लोगों ने इससे इस्तेफ़ादा भी हासिल किया। उनमें से मैं जानता हूँ 1-2-4 लोग परमानेंट ड्राइवर भी बन गए हैं। वो खुद अपनी टैक्सी भी ख़रीद कर चला रहे हैं। वो सारी स्कीमात जैसे कि आप कह रहे हैं कि बंद कर दी गई, और लोन्स भी वो गुज़िश्ता गवर्नमेंट में कुछ मिला करते थे, अब उसमें से भी कटौती की गई है। आज की तारीख में मगर मैं आपको अगर मैं बताऊं केएमडीसी में क्या चल रहा है, तो एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 लोन दिए जा रहे हैं, 2 बिजनेस लोन दिए जा रहे हैं, एक गंगा कल्याण का। कुल मिलाकर 4 लाख रुपए का लोन, वो भी एमएलए के हाथ में। सिर्फ 4 लाख रुपए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिए जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? धीरे धीरे इसकी हेल्थ इतनी डिटोरेट की जा रही है, कल को ये अगर बंद हो गया तो ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। जब एक सीएम ओथ लेकर सीएम की कुर्सी पे बैठते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव ओथ लेकर एक एमएलए बनते हैं, एक एमपी बनते हैं, तो उनका ये अहम फरीज़ा होता है कि सभी कम्युनिटीज़ को लेकर चलें, सभी डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर चलें, फलाह और बहबूदी की तरफ लेकर चलें, ना कि एक डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए और दूसरी तरफ जाए। पिछले हफ्ते की ही बात है, पिछले हफ्ते गुलबर्गा में जो है सीएम बसवराज बोम्मई का एक प्रोग्राम हुआ केएमडीसी के ताल्लुक से। उन्होंने वहाँ पर आवाम को और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आने वाले दिनों में केएमडीसी से वो 3 अहम स्कीम्स का इनॉग्रेशन करेंगे, जिसके अंदर एक बिज़नेस लोन है, एक ओवरसीज़ एजुकेशन लोन है, एक हाउसिंग लोन है। बिज़नेस लोन के लिए वो लोग 10 लाख रुपए तक का लोन देने की बात कर रहे हैं, हाउसिंग लोन के लिए 5 लाख रुपए तक का बात कर रहे हैं, और ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए 20 लाख रुपए का बात कर रहे हैं। अब ये समझने वाली बात ये है, एक तरफ सीएम बोम्मई जो है नए स्कीम्स लॉन्च करने की बात करते हैं, दूसरी जानिब जो है आरबीआई से लेटर्स आ रहे हैं कि केएमडीसी को बंद कर दिया जाएगा, एनबीएफसी का जो है सर्टिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो क्या क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? ऐसा लग रहा है कि ये दोहरा मयार है हुकूमत का। एक तरफ इसमें एक और बात मुझे याद आई कि एक तरफ कर्नाटका में पढ़ने वाले तलबा के अरियो लोन्स नहीं दिए जा रहे, दूसरी तरफ ओवरसीज़ में पढ़ाने के लिए लोन की बात की जा रही है। मुझे खदशा इस बात का हो रहा है कि ये गवर्नमेंट में ऐसे काम हो रहे हैं, तो क्या पूरे 224 एमएलए में से ऐसे कोई भी कायद नहीं है जो इसके बारे में आवाज़ उठा सके? 224 में से एक भी सेक्युलर कैंडिडेट नहीं है कि वो उठ के खड़ा हो कि ये रिप्रेजेंट करे कि केएमडीसी जो है एक बहुत ही अहम असासा है माइनॉरिटीज़ का, उसके अंदर इतनी लापरवाही कैसे बरती जा रही है। अभी मैं हाल ही में जो है बीसीएम बैकवर्ड कम्युनिटीज़ और माइनॉरिटी वेलफेयर की जो मीटिंग हुई है, वो मीटिंग में एक सर्कुलर पास होता है जिसके अंदर वो हवाला देते हैं कि वक्फ इंस्टीट्यूशन को जो है सही तरीके से संभाला नहीं जा रहा, इसीलिए चेयरमैन को जो है मनसूख करके डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन बना दिया जाए। आपकी नज़र वक्फ के ऊपर है, लेकिन केएमडीसी के ऊपर क्यों नहीं है? ये वही इदारा है जो माइनॉरिटीज़ की वेलफेयर की बात करता है और केएमडीसी जैसे अहम इदारे को नज़रअंदाज करता है। माइनॉरिटी शोबा ही जो है, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ही जो है माइनॉरिटी की बहबूद के लिए बनाया गया। लेकिन आजकल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट माइनॉरिटी की बहबूद में काम करने के बजाय माइनॉरिटी को डायरेक्शन, वक्फ को डायरेक्शन देने का काम कर रहा है। इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है एक खुसूसी तबकों को जो है ग़ुलाम बनाने की या फिर उन लोगों को अपने मातहत करने की एक कोशिश की जा रही है। आप उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं जितने एट्रॉसिटीज़ क्रिश्चियंस पे हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ पे हो रहे हैं, दलित्स पे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दोहरी चाल चल रही है। सरकार हमको सेकेंड क्लास सिटीज़न बनाने की कोशिश कर रही है। अब ज़रूरी ये है कि जितने प्रोग्रेसिव लीडर्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो भी फलाह और बहबूदी की बात करते हैं, ये हिंदुस्तान को तरक्की के मोड़ पे देखना चाहते हैं, उन लोगों को एक साथ मिल करके इन चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए, ना कि खामोश बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसीज़ किसी को समझ नहीं आ रही हैं, सबको समझ में आ रही हैं, सबको पढ़ने में आ रहा है, लेकिन समझ के बाहर ये है कि कोई इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है। कहीं पर भी इसकी कोई अपोजिशन नहीं दिख रही है। कांग्रेस चाहे तो एक अहम अपोजिशन का किरदार अदा कर सकती है, और जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने मेकेदाटू के लिए एहतजाज किया है, रैली निकाली, उसमें न सिर्फ दीगर लोग बल्कि अक़लियतों की बड़ी तादाद भी उसमें शामिल हुई, उनका साथ दे रही है। फिर कांग्रेस क्यों नहीं इस तरफ एहतजाज करती है या फिर इस तरफ पॉइंट आउट करती है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मैं लोगों पे छोड़ देता हूँ। देखिए, जब भी इलेक्शन आते हैं अक़लियतों का सहारा लिया जाता है,
कोई भी पार्टी हो। उसके बाद ये बीजेपी और कांग्रेस में मुझे कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा। आज अगर आप अब मेकेदाटू की आप बात कर रहे थे, उसके अंदर कई एक मुसलमान जो है शामिल हैं वो एहतजाज में। कांग्रेस के जो कोई भी एहतजाज होते हैं, जो फलाह हिंदुस्तान की फलाह और बहबूदी के लिए होते हैं, मुसलमान उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। लेकिन सबसे अफसोस वाली बात यह है कि जब कभी माइनॉरिटीज़ पे किसी चीज़ का हमला होता है, तो वहाँ पर सिर्फ मुसलमान दिखाई देता है, आपको सेक्युलर लीडर्स नहीं दिखाई देते। हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन वाले इसकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमें कांग्रेस के लीडर्स नज़र नहीं आते। अब ये चाहे वो वक्फ के ऑर्डर का मसला क्यों ना हो, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का मसला क्यों ना हो, ये माइनॉरिटी कमीशन का मसला हो, या उर्दू एकेडमी का मसला हो, या फिर कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मसला हो, आप देखिए इतने दिनों से हम आवाज़ उठा रहे हैं, कोई कांग्रेस लीडर इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। सितंबर से लेके सितंबर का असेंबली सेशन हो गया, मैं पर्सनली जाकर के कई सारे लीडर्स को बोल कर आया था कि इन चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाना है। सितंबर का सेशन गया, दिसंबर का सेशन गया, आवाज़ नहीं उठाई अब तक। आपके हिसाब से वो क्या सोच रहे हैं, किस वजह से? क्या वो भी बीजेपी से डर गए, या फिर क्या उनके जहन में कुछ और चल रहा है, या फिर वो माइनॉरिटी को लावारिस या फिर सिर्फ वोट बैंक समझ रहे हैं? उनको यकीन है कि माइनॉरिटी कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, इसीलिए वो माइनॉरिटी का हाथ छोड़ रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है, कांग्रेस के ऊपर हमेशा से एक लेबल लगा है कि वो माइनॉरिटी अपीजमेंट बहुत करती है, इस वजह से बीजेपी का हिंदू वोट जो है कंसोलिडेट हो जाता है। वो हिंदू वोट को एनकैश करने के चक्कर में कांग्रेस जो है अपना जो अहम एक हिस्सा है, जो माइनॉरिटी उसको हमेशा साथ देते आई है, उन लोगों का नाम लेने से भी कतरा रही है। अब इस वक्त कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि अगर वो माइनॉरिटी इश्यूज़ को लेकर जाएगी तो कहीं उसका हिंदू वोट कट ना जाए। लेकिन बैरकाफ जो है, ये बीजेपी और कांग्रेस की सियासत में माइनॉरिटीज़ हलाल हो रहे हैं, क्रिश्चियंस हलाल हो रहे हैं, बैकवर्ड तबका हलाल हो रहा है, ये उनको नज़र नहीं आ रहा। ये इनकी सियासत में जो है एक बहुत बड़ा तबका जो है रौंदे जा रहा है इनके पैरों तले। सियासत में जो है एक बहुत बड़े तबके को जो है धक्का पहुंच रहा है, इसकी सोचने की ज़रूरत है। इस कांग्रेस में मौजूद मुस्लिम अरकान असम्बली हो या मुस्लिम दीगर कायदीन हो, वो भी इस सिलसिले में आवाज़ नहीं उठा रहे। बीजेपी में अगर कोई मुसलमान शामिल होता है तो लोग उसे मशकूक नज़रों से देखते हैं, और जब उससे इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो कहता है कि जो है मैं अपनी कौम की भलाई के लिए बीजेपी में शामिल हुआ। लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि हिजाब पर भी कई मसाइल उठे, लेकिन बीजेपी में शामिल मुस्लिम लीडर्स ने बजाय इसके कि मुसलमानों की बात करें या फिर अक़लियतों की बात कहे, मैं राष्ट्रीय तौर पर कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम साहब ने हुकूमत की तायद की और ख़ुद मुसलमानों के ख़िलाफ़ दीगर अक़वाम को वरगलाने की कोशिश की। इसका क्या माजरा हो सकता है? देखिए, ऐसे लोगों को तो मैं कहना चाहूँगा वो पोजीशन पे बैठकर पोजीशन की तौहीन कर रहे हैं, सबसे पहली बात। और मैं माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के उस स्टेटमेंट से बिल्कुल नाइतफ़ाक़ी रखता हूँ मैं, और मैं सख्त मुखालिफत भी करता हूँ, सख्त अल्फाजों में उसको कंडेम भी करता हूँ। जब आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसे मुकाम पे पहुँचाया जहाँ पे आप कमीशन में हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी की तरफ इंक्लाइन होकर कोई फ़ैसला कीजिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के तहत तो आप फैसला कर सकते हैं। हिजाब का जब मामला आया उडुपी में, 6 बच्चियों को जो है, 6 तलबा को कॉलेज के बाहर रखा गया, उनको अटेंडेंस नहीं दिया जा रहा है। हिजाब क्या है आखिर? देखिए, वो रूल का हवाला देते हैं कि कॉलेज के रूल्स हैं, 1985 का कुछ एक्ट अमेंडमेंट हुआ है जिसके तहत जो है हिजाब पहनकर जाना स्कूल कॉलेज में मना है, इसीलिए उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वो चेक करते हैं। अरे भाई, ये आम बात है, जो कोई भी लॉ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल या कोई लॉ बनाती है, अगर वो हमारे हिंदुस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, हमारे आइन के साथ टकराता है, तो वो रूल नल एंड वॉइड हो जाता है। अगर वो कानून है भी, रूल है भी, तो आर्टिकल 14 से टकराने के बाद वो नल एंड वॉइड हो जाता है। इसके लिए उनको कोई ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो सीधे सीधे ये कह सकते थे, वो कॉलेज के प्रिंसिपल को सम्मन कर सकते थे, वहाँ के डीडीपीओ को सम्मन कर सकते थे, उनको ये ऑर्डर दे सकते थे कि वो हिजाब को एंट्री दे। जिस तरीके से आज तक आपने कहीं सुना है हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी मुसलमान ने किसी को बट्टू लगाने पे या तिलक लगाने पे एतराज़ किया है, किसी के मंगलसूत्र पहनने पे एतराज़ किया है, किसी के चूड़ियाँ पहनने पे एतराज़ किया है, किसी के छोटे कपड़े पहनने पे एतराज़ किया है? नहीं किया है। जब मुसलमान किसी के मजहब में इंटरफेयर नहीं होता है, किसी की मदाखिलत नहीं करता है, हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत अमन पसंद है। वो जान चुका है कि वो अपनी गलतियों को देखता है और सुधारता है, दूसरों की जगह वो इंटरफेयर नहीं करता, उनके मजहब में नहीं करता। तो जब दूसरे लोग इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, आपको ये चाहिए था कि उनको बताएं कानून क्या कहता है, हिंदुस्तान का आइन क्या कहता है। आर्टिकल 14 का हवाला देते आप, आर्टिकल 25 का हवाला देते आप,
देकर उनको बताते कोई रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है, हिजाब अलाउड है, वो बच्चियों को इंसाफ देते। आप वो पोजीशन पे बैठकर सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। आप इससे हमारी कौम का नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान नहीं हो रहा। आज आप पोजीशन पे एंजॉय कर रहे हैं, कल आप पोजीशन से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कल हिजाब को लेकर कोई ऐसे वैसे कानून बन गए तो आने वाली नस्ल को हम क्या जवाब देंगे। जैसे कि वो शाहबानू का केस सिर्फ मियाँ बीवी का झगड़ा जाकर ट्रिपल तलाक तक पहुंच गया। देखिए, आप शाहबानू के केस को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो मियाँ बीवी का केस मेंटेनेंस का था, लेकिन वो केस चलते 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 ट्रिपल तलाक पे गया। कईयों साल चलने के बाद ट्रिपल तलाक पे आया। बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। कई शोबे में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, जमात उलमा हिंद हो गया, सब लोगों का एक ही ऑब्जर्वेशन था कि सरकार की इसके अंदर जो है हमारी शरीयत में मदाखिलत हो रही है। एक ना एक तरीके से सरकार मदाखिलत करने की कोशिश कर रही है। हमें यह समझना चाहिए। आप पोजीशन अज्यूम कीजिए, पॉलिटिकल अफिलिएशन रखिए, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। पॉलिटिकल अफिलिएशन से हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ जब होता है जब आप एक आम हिंदुस्तानी को दो मियार से देखते हैं, एक को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की कोशिश करते हैं महज अपने आंखों को खुश करने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। क्या आपको नज़र नहीं आता डॉक्टर राजेंद्र सच्चर कमेटी के बाद हमारे हालात क्या हैं? किसने इसको इम्प्लीमेंट किया? 15 पॉइंट प्रोग्राम की कमेटी के लिए प्राइम मिनिस्टर्स का फरमान जारी होता है, पूरे हिंदुस्तान में इसको इंप्लीमेंट करने की बात होती है। कर्नाटका, रियासत कर्नाटका में 15 पॉइंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं होता है। कौन इसका रिव्यू कर रहा है? कौन से एमएलए इसके बारे में बात कर रहे हैं? सोचना चाहिए। अगर हम असेंबली में जब भेजते हैं हमारी नुमाइंदगी करने के लिए, हमारे एमएलए इसके बारे में बात नहीं करते हैं, तो सोशल ऑडिटिंग आवाम क्यों नहीं कर रही है? ज़रूरी नहीं है वहाँ पर सिराज जाफरी जाकर पूछे या इरफान पूछे। यल्लप्पा क्यों नहीं पूछ सकते? महादेवप्पा क्यों नहीं पूछ सकते? ये कानून के बाहर की बात नहीं है, हिंदुस्तान के आइन की बात है, हिंदुस्तान के रूल्स की बात है। जब ये रूल्स की बात आती है तो क्यों हम ये सोचते हैं 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है, केएमडीसी जो है सिर्फ मुसलमानों के। अरे मुसलमान भी उतना ही हक रखता है जितना हक आप रखते हैं, उतना ही हिंदुस्तानी है जितना कोई और हिंदुस्तानी है। यहाँ पर आइसोलेट करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और सिस्टमेटिक तरीके से जो है यहाँ पर वोट को आइसोलेट करने के लिए मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, दलितों को जो है बकरा बनाया जा रहा है। आज तक हमारे जितने सेक्युलर लीडर्स हैं जो नाम निहाद अपने आप को सेक्युलर लीडर कहते हैं और कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन लोगों को ये चाहिए कि ऐसी चीज़ों पे कड़ी नज़र बनाए रखें। चाहे वो वक्फ इदारे हों, चाहे वो केएमडीसी हो, चाहे वो 15 पॉइंट प्रोग्राम हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ कमीशन हो, चाहे वो उर्दू एकेडमी हो। ऐसी चीज़ों पे नज़र बनाए रखकर आवाज़ उठाएं, ये आपका हक है। इससे आप लेबल नहीं होंगे कि आप एक कम्युनिटी को महदूद हैं। इसके लिए सिर्फ माइनॉरिटी लीडर्स को आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे लीडर जो भी हो, एक बार इख्तिदार पे पहुंचे तो आपका हक है, आप आवाज़ उठाइए, इसको फलाह और बहबूदी की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए। बहरहाल नाज़रीन, ये थे सिराज अहमद जाफरी और इनका कहना था कि अक़लियतों की तरक्की और फलाह और बहबूद के लिए जो इदारे क़ायम किए गए थे, एक एक करके उन्हें कमज़ोर बनाकर उन्हें ख़त्म करने की मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है। और ऐसे में गैर तो गैर अपने ख़ुद के लीडर भी, यानी जो अपने आप को अक़लियती लीडर कहते हैं और अपने आप को कोई अक़लियतों का चैम्पियन बताने की कोशिश करते हैं, वो भी इस सिलसिले में कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं कर रहे, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो यकीनन एक दिन ज़ाफ़रानी रंग पूरे कर्नाटक पर भी चढ़ सकता है। इससे पहले कि पूरा कर्नाटक ज़ाफ़रानी हो, थोड़ी सी इसमें पीले रंग को, लाल और पीले रंग को यूं ही रहने दिया जाए। आज मैं A1 टीवी के ज़रिए रूलिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन गवर्नमेंट को जो है सोशल ऑडिटिंग तहत जो है मैं पकड़ता हूं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। कल को अगर केएमडीसी को कुछ हो गया, इस वक्त केएमडीसी वेंटिलेटर में पहुंच चुका है, केएमडीसी को अभी भी बचाया जा सकता है। तो मैं A1 टीवी के ज़रिए अपील करता हूं, अपने सीएम बोम्मई को भी अपील करता हूं, माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर्स को भी अपील करता हूं, माइनॉरिटी लीडर्स को भी अपील करता हूं कि वो इस बारे में बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटी वेलफेयर जो लेजिस्लेटिव हाई पावर कमेटी है उसको भी अपील करता हूँ। आप लोग इस बारे में तवज्जो करें, मीटिंग करके अभी जो सांस बाकी है केएमडीसी में उसको जिंदा रखने की पूरी कोशिश करें। और मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर में इसको जो है बरकरार, पिछले साल जिस तरह चल रहा था अगले साल भी उसी तरह चलने के लिए इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। शुक्रिया।